रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां हमने डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। तो रैंडम वेरिएबल क्या है? जब भी हम किसी एक्सपेरिमेंट पे उसके आउटकम्स के ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो आपका रैंडम वेरिएबल कहलाता है। तो अभी तक अपने एक ही रैंडम वेरिएबल अपन ने डिफाइन किया है, बट बहुत सी बार जब अपन कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं वहाँ एक से ज़्यादा उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वहाँ हमें उनकी एनालिसिस की रिक्वायरमेंट रहती है, तब एक ही वेरिएबल से वो पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ हम एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो उसी का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। नाउ टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल क्या है? इट मींस आपका जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो उनके आउटकम्स पे अपन दो रैंडम वेरिएबल डिफाइन करेंगे जो उसकी टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को डिनोट करेगा। तो इसकी डेफिनेशन आपकी हो जाती है, इफ S इज द सैंपल स्पेस associated with the random experiment E, then the function f s to r square, r डिनोट कर रहा है यार रियल नंबर को, तो s to r square मतलब एक ही आउटकम को दो रियल नंबर असाइन हो रहे हैं, s to r square where fs is equal to x, y, किस फॉर्म में लिखे जाएगा वो x, y and s is the belongs to the sample space, s जो आपका इवेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है? सैंपल स्पेस से। is said to be two dimensional random variable, यानी कि आपको एक ही जो इवेंट हो रहा है उस पे करस्पॉन्डिंग दो रैंडम वेरिएबल डिफाइन करने हैं, और इस तरह की जो प्रोसेस है वो कहलाती है आपकी टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। नाउ रैंडम वेरिएबल आपका टू टाइप्स का होता है, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस। उसी के अकॉर्डिंग आपका टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल भी टू टाइप्स का हो जाएगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्या पढ़ रहे हैं? टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट क्या होता है? जो वेरिएबल 1 2 3 इस तरह से डिस्क्रीट वैल्यू सेलेक्ट कर रहा है वो आपका होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ जो दोनों रैंडम वेरिएबल है x और y वो आपके क्या हो जाएंगे? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्या हो जाएंगे आपके? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो सबसे फर्स्ट इसके अंदर जो डेफिनेशन आती है वो है जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या आएगी? जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सपोज अपने को कोई प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे रखा है pxy is said to be joint probability mass function if it satisfies the condition number first, all probability of ij greater than equals to 0। इस pxy को अपन डिनोट कर लेते हैं pij से, for every I greater than I equals to 1 to n and j equals to 1 to n। ठीक है, तो all pij is greater than equals to 0 and sum of total probability equals to 1। sum of total probability with respect to x and y is equals to 1। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो गिवन pxy जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे रखा है वो आपका कहलाता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो ये होगी आपकी डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की। ना जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा उस केस में? जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? रैंडम वेरिएबल और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज का जो सेट होता है वो कहलाता है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? रैंडम वेरिएबल, सपोज आपके टू रैंडम वेरिएबल है x and y और वो वैल्यू ले रहे हैं x0 x1 x2 y0 y1 y2, और यहां आ जाएगी उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p0 p00 p01 p02 p10 p11 p12 p20 p21 एंड p22। इस तरह से जो रैंडम वेरिएबल और उसकी करस्पॉन्डिंग का जो सेट होगा वो कहलाता है आपका जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहां अपन ने डिफाइन किया है पहले जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अगर pxy आपका जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और pij इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0 क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके पॉजिटिव ही होती है, एंड टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। सेकंड उसने पूछा जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है रैंडम वेरिएबल और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का जो सेट होगा
वो कहलाता है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जॉइंट का मतलब दोनों रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी इसका सेट होगा वो कहलाएगा आपका जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? नाउ द थर्ड पार्ट इज, नेक्स्ट इसके अंदर आता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नेक्स्ट आपका आता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और सिंपली अपन लिख सकते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ना क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है? प्रोबेबिलिटीज का सम। जिस तरह से अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उसी तरह प्रोबेबिलिटी का उन पॉइंट्स तक का जो सम होता है वो कहलाता है आपका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो उसे अपन डिनोट करेंगे fxy से। fxy is equals to probability of x less than equals to x and y less than equals to y। तो x और y तक की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो आपका कहलाता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और उसे बोल सकते हैं जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये x और y के करस्पॉन्डिंग आ रहा है। For x less than equals to x and y less than equals to y, we have to sum pxy। तो ये कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। नाउ द थर्ड वन, नेक्स्ट इसके अंदर आता है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आएगा नेक्स्ट? मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बहुत सी बार जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको गिवन है, जहां x और y दोनों के करस्पॉन्डिंग आपको प्रोबेबिलिटीज मिल जाएगी। बट बहुत सी बार हमें उन टू डायमेंशनल से सिंगल डायमेंशनल प्रोबेबिलिटीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यानी आपको दे रखा होगा न्यूमेरिकल के अंदर x और y जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, बट वहां क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए x के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू या y के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू, तो वहां आपको सिंगल डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो टू डायमेंशनल को या जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को सिंगल डायमेंशन या वन डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ना मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सपोज आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी दे दी pxy इक्वल्स टू pij फॉर I इक्वल्स टू 1 to n एंड j इक्वल्स टू 1 to n। ये दे रखी आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब आपको मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x अगर फाइंड आउट करना है तो इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी का हमें सम करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहां सम आपका आ जाएगा j इक्वल्स टू 1 to n ऑफ pij। सम किस पे चल रहा है? y वेरिएबल, क्योंकि i जो है वो आपका x के करस्पॉन्डिंग है और j जो है वो आपका y के करस्पॉन्डिंग है। सम आपका चल रहा है y के करस्पॉन्डिंग, तो इसे हम लिखेंगे pi1 प्लस pi2 प्लस pi n, और उसको अपन लिख सकते हैं pi डॉट से। किसको किसे रिप्रेजेंट करेंगे? pi डॉट। तो रैंडम वेरिएबल x और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का जो सेट होगा वो कहलाता है आपका रैंडम वेरिएबल x और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का जो सेट होगा वो कहलाएगा आपका मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। अब सेम कॉन्सेप्ट से अपन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y क्या होगा? अब हमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फर्स्ट फाइंड आउट करनी होगी y के रेस्पेक्ट में। ना y के रेस्पेक्ट में जब अपन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो सम कहां लगेगा? x के ऊपर। सम कहां अप्लाई होगा? आपका x के ऊपर अप्लाई होगा। तो उससे हम लिखेंगे I इक्वल्स टू 1 to n pij। अब जो सम चल रहा है वो x के ऊपर चल रहा है, तो टर्म्स होगी p1j p2j
प्लस पी एन जे। तो कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है? एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसे हम लिख सकते हैं पी डॉट जे से। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पी डॉट जे से। तो इन दोनों का जो सेट होगा रैंडम वेरिएबल बाय और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फॉर j इक्वल टू 1 to m, वो कहलाएगा आपका मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। क्या कहलाएगा वो आपका? मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। तो ये होगी अपनी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x को डिनोट करेंगे pi डॉट से और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ y को डिनोट करेंगे अपन p डॉट j से, ठीक है। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x के अंदर सम चलेगा आपका y के रेस्पेक्ट में और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y के में सम चलेगा आपका x के रेस्पेक्ट में। इसके बाद आपका आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्या आता है इसमें? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ ये दो टाइप्स के हो जाएंगे। फर्स्ट टाइप y गिवन x, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू, यहां पर हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b, ये कहलाती है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इसी प्रॉपर्टी का यूज अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, यानी दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी। यहां तो आपकी आ जाएगी जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन pxy अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अपॉन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x जो होगा वो आपका होगा प्रोबेबिलिटी या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x। क्लियर? सेम प्रोसेस से अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी x गिवन y भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी x गिवन y, नाउ x गिवन y में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y, यानी y की वैल्यू आपको रिस्पेक्टिव में गिवन होगी, तो ये आपका हो जाएगा जॉइंट प्रोबेबिलिटी अपॉन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y, जॉइंट प्रोबेबिलिटी अपॉन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y। अब यहां एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, अगर टू रैंडम वेरिएबल जो है आपके वो इंडिपेंडेंट है, टू रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, उस केस में जो आपका जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई दोनों के मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के इक्वल होगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, या एक्स की वैल्यू क्या थी अभी? i इक्वल टू 1 to m एंड j इक्वल टू 1 to m। तो x और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए हर एक वैल्यूज के लिए आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो दोनों मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x और y के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होने चाहिए। तो ये थी अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब हम इस पे बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल है द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ xy इज गिवन बाय pxy equals to k 2x plus 3y for x equals to 0 1 2 and y equals to 1 2 3. Then we have to find first the value of k, second marginal probability distribution of x and y, third conditional probability distribution of x given y equals to 1 and y given x equals to 2, and the last probability distribution of x plus y. तो अभी तक अपने जो प्रीवियस टॉपिक में जो भी पढ़ा है अपने पूरा वो पूरा इस न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। जो भी अपने जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन पढ़े हैं, सब कुछ इस न्यूमेरिकल में पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस टॉपिक का, तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी यहाँ का, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल
और बहुत सी बार ये आपको एग्जाम में भी पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी के की। तो सबसे पहले जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं अपन। नाउ द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Now the two random variables are x and y. x जहाँ की वैल्यू ले रहा है 0, 1 and 2 और y वैल्यू ले रहा है 1, 2 and 3. Now वैल्यूज पुट कर दो। जब x इक्वल 0 है, y इक्वल 1, आपको गिवन है pxy इक्वल 2x प्लस 3y। यहाँ वैल्यूज पुट करते जाओ x और y की। जब x 0 है, y 1 है, तो आपका हो जाएगा 3k, x 0 y 2 6k, x0 y3 9k. Now x1 y1 2 plus 3 5k, x1 y2 8k, x1 y3 11k. Now x equals to 2, y equals to 1 7k, x equals to y equals to 10k और x equals to y equals to 3 आपका हो जाएगा 13k. तो ये है आपका जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो आपका जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? फर्स्ट, ऑल प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, pxy is greater than equal to 0 for each value of x and y, and second, sum of total probability pxy equals to 1, जहां x की वैल्यू ले रहा है 0 से लेकर 2 तक और y की वैल्यू ले रही है 1 से लेकर 3 तक। तो इन सभी प्रोबेबिलिटीज को आपको सम करना है 3k से लेके 13k तक। सम करो 3k प्लस 6k प्लस 9k प्लस 5k प्लस 8k प्लस 11k 7 10 and 13 इक्वल्स टू क्या होगा 1। तो इन सभी का सम आपका आ रहा है 72k। 72k equals to 1, तो k equals to 1 by 72 is the answer। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर क्या है आपका? k equals to आपका क्या है? 1 by 72। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड। तो यहाँ इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में k की वैल्यू क्या है? 1 by 72। नाउ सेकंड पार्ट, आपको फाइंड आउट करना है कंडीशनल मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y। तो सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x निकाल लेते हैं। द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है? 0 1 and 2। तो 1 by 1 आपको तीनों का ही सम निकालना है। पहले अपन ने निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। ना x इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग y कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है? y इक्वल्स टू 1 2 3 ऑफ pxy। तो x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू तो फिक्स है आपका, वो आपका 0 हो गया। तो इसे अपन लेंगे p01 प्लस p02 प्लस p03। x इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग y का सम यानी इस रो का सम हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 9 कितना हो गया? ये 9 प्लस 9 18k। तो ये आपका सम हो गया 18k। और k की वैल्यू क्या है? 1 by 72। तो 18 by 72 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। सेम प्रोसेस से x इक्वल्स टू 1 निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 समेशन ऑफ y इक्वल्स टू 1 to 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 y। तो ये सम आपका हो जाएगा p11 प्लस p12 प्लस p13, यानी x इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग y के सभी वैल्यूज का सम 5 प्लस 8 प्लस 11, 5 प्लस 8 13 प्लस 11 24k या 24 by 72। एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 आपका आ गया समेशन ऑफ y equals to 1 to 2 of p2y p21 plus p22 plus p23। तो
x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग y का सम 7 प्लस 10 प्लस 13, 13 प्लस 7 20 प्लस 10 30 के 30 बाय 72। तो ये तो हो गया आपकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल विद करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का जो सम आएगा वो आपका कहलाएगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो रैंडम वेरिएबल क्या है आपका, x 0 1 और 2 और उसके करस्पॉन्डिंग मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज क्या आ गई है, 18 बाय 72, 24 बाय 72 एंड 30 बाय 72। अगर आप चेक करना चाहे आपने जो कैलकुलेशन की वो राइट है या रॉन्ग, तो इन सभी प्रोबेबिलिटीज को सम कर लो। सम आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। सम क्या आएगा आपका 1। अगर 1 आ रहा है तो जो कैलकुलेशन आपने की है वो राइट है। तो ये आपका हो गया मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। ठीक है, हम इसे यहां पर भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो था क्या ही है, 18k, 24k एंड 72k। अब सेकंड अपन फाइंड आउट करते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ y या मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। अब y कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है, 1 2 एंड 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू 1। तो आपको x के रेस्पेक्ट सम करना है, x इक्वल्स टू 0 टू 2 px1। तो सम क्या हो जाएगा, p01 प्लस p11 प्लस p12। तो x y इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग x का सम, यानी इन तीनों जो फर्स्ट कॉलम है इन सभी का सम करना है। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15k। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी कहलाती है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y। ठीक है, अंदर जो दे रखी है वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी, और जब कॉलम वाइज सम करेंगे वो आपकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y आ जाएगी। तो क्या है वैल्यू, 15k या 15 बाय 72। ऐसे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू 1 2 फाइंड आउट कर लेंगे। तो समेशन ऑफ x इक्वल्स टू 0 से लेके 2 तक चलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x, 2 p02 प्लस p12 प्लस p22। तो y इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग x के तीनों वैल्यूज का सम 6 प्लस 8 14 प्लस 10 24k और 24 बाय 72। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू 3 निकाल लेंगे। समेशन ऑफ x इक्वल्स टू 0 टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, 3। तो ये सम आपका हो जाएगा p03 प्लस p13 प्लस p23, यानी y इक्वल्स टू 3 के करस्पॉन्डिंग x की सभी वैल्यूज के सम 9 प्लस 11 प्लस 13 20 प्लस 13 33 की या 33 बाय 72। तो ये तो होगी आपकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज। और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, रैंडम वेरिएबल विद करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का जो सेट होगा वो आपका कहलाएगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। तो रैंडम वेरिएबल y कौन कौन से वैल्यू ले रहा है, 1 2 एंड 3, और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ y जो है आपका आ रहा है 15 बाय 72, 24 बाय 72 एंड 33 बाय 72। तो ये आपका हो गया मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। क्या कहलाता है आपका, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। तो यहाँ अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y लिख देते हैं। 6 प्लस 8 प्लस 10 कितना आया था ये अपना 24k, एंड ये आपका आ गया था 33k। अब अपन आ जाते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज पे। नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y इक्वल्स टू 1 और y गिवन x इक्वल्स टू 2, दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y इक्वल्स टू 1। ठीक है, फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y इक्वल्स टू 1। तो थर्ड पार्ट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
x गिवन y इक्वल टू 1। क्या निकाले अपन फर्स्ट? x गिवन y इक्वल टू 1। तो अपन को किस तरह से लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इक्वल टू 1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से। नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से वी कैन राइट दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 पर डिपेंड करेगा x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पे, बट y इक्वल टू 1 कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 जो है वो आपका आ रहा है 15k। किसके बराबर है? 15k। तो ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया अपना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इक्वल टू 1 आपकी हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ x, y 1 अपॉन 15k। नाउ इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना लेते हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या हो जाएगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, x आपकी जो वैल्यू लेना वो लेना 0, 1 एंड 2 और उसके करस्पॉन्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x, 1 अपॉन 15k पुट करनी है, जो है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इक्वल टू 1। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं। फर्स्ट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब ये आपका हो जाएगा p01, x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगी वैल्यू? p01 अपॉन 15k। नाउ p01 x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 क्या होगा? 3k। तो p01 की वैल्यू अपने पुट कर दी 3k, k से k कैंसिल, 3/15। फिर आपके x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 ये आपका p11 अपॉन 15k, p11 x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 की वैल्यू 5k, और k से k कैंसिल, तो 5/15। एंड लास्ट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, उसे हम लेंगे p21 अपॉन 15k और p21 x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 की वैल्यू 7k। और k से k कैंसिल हो जाएगा 7/15। तो ये आपका कहलाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y। तो x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग आपकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आई है वो है 3/15, 1 के करस्पॉन्डिंग 5/15 और 2 के करस्पॉन्डिंग 7/15। और जो ये सेट है वो आपका कहलाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y इक्वल टू 1। क्लियर? नाउ सेम प्रोसेस से अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x इक्वल टू 2 भी निकाल सकते हैं। तो सेम प्रोसेस से अपन निकालेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x इक्वल टू 2, y गिवन x इक्वल टू 2। ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन y गिवन x इक्वल टू 2 आपका हो जाएगा जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये y, 2 अपॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2 ये आपकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 पर, और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 पर आपकी आती है, सॉरी ये आपका आता है 7 + 10 + 13, 30 की। तो किससे डिवाइड करेंगे अपन? 30k से डिवाइड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ y, 2 अपॉन 30k। नाउ इसको भी टेबलाइज कर लेते हैं। रैंडम वेरिएबल y हो गया और उसके करस्पॉन्डिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ y गिवन x इक्वल टू 2, y गिवन x इक्वल टू 2 आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ y, 2 अपॉन 30k। नाउ 1 बाय 1 वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। x इक्वल टू 1
x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू होगी p12 अपॉन 30k p1 सॉरी p2 कॉमा y लिखेंगे से क्या लिखेंगे अपन p2 कॉमा y p2 कॉमा y तो x y इक्वल टू 1 पे आपकी वैल्यू होगी p21 अपॉन 30k p21 अपॉन 30k p21 x इक्वल टू y इक्वल टू 1 पे वैल्यू 7k अपॉन 30k k से k कैंसिल 7/30 y इक्वल टू पे वैल्यू हो जाएगी p22 अपॉन 30k p22 10k अपॉन 30k k से k कैंसिल 10/30 एंड y इक्वल टू 3 पे वैल्यू आ जाएगी p23 अपॉन 30k p23 की वैल्यू है आपकी 13k अपॉन 30k k से k कैंसिल 13/30 तो ये है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y given x equals to 2 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y given x equals to 2 नाउ द लास्ट पार्ट आ जाए क्या है फाइंड आउट करना है हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें लास्ट पार्ट फाइंड आउट करना है probability distribution of x plus y तो हम यहां एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं लेट z इक्वल्स टू x plus y z इक्वल्स टू x plus y तो z x plus y का सम है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी मिनिमम वैल्यू x और y की है 0 और 1 तो मिनिमम वैल्यू z की होगी 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है z की 2 + 3 5 तो z जो है वो 1 से लेके 5 तक वैल्यू ले सकता है नाउ इसी के अकॉर्डिंग हमें इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ z x plus 1 नाउ z इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग a की प्रोबेबिलिटी आ रही है 01 p01 की वैल्यू आपकी 3k और 3/72 नाउ x plus z equals to 2 नाउ z equals to सम जो है वो आपका होता है 1, 1 में 1 plus 1 भी 2 हो रहा है एंड 0 plus 2 भी 2 हो रहा है तो 5k और 6k इन दोनों का सम आ जाएगा यानी p11 plus p02 p11 plus p02 दोनों का सम हुए तो 5 plus 6 11k 11/72 z equals to 3 z equals to 3 आपका कॉम्बिनेशन आ सकता है 1 2 2 1 एंड 0 3 तो 2 1 plus 1 2 plus 0 3 इन तीनों का सम आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 1 plus 1 2 plus 0 3 तो डायगोनल का सम हो गया 7 plus 8 15 plus 9 24k 24/72 z equals to 4 z equals to 4 के करस्पॉन्डिंग आपकी दो ही वैल्यू आ रही है 2, 2 plus 2 and 1 plus 3 तो इसे अपन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 2 plus प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 3 10 plus 11 आपका हो गया 21k 21/72 एंड लास्ट z equals to 5 z equals to 5 के करस्पॉन्डिंग a की कॉम्बिनेशन है 2 plus 3 यानी 13k p23 13k 13/72 तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया
z इक्वल टू एक्स प्लस वाई के लिए। तो ये थे आज का न्यूमेरिकल अपना, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। पूरा न्यूमेरिकल नहीं, इसके कुछ पार्ट पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको के की वैल्यू और मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज पूछ ले, या के की वैल्यूज के साथ आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है। तो एग्जाम के हेल्प से भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल से आप पूरा जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है डिस्क्रीट का, वो अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे।